गुड मॉर्निंग। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। जी दोस्तों, क्लास लाइव हो चुकी है। ठीक सुबह 9:03 अब हुए हैं। तारीख आपको पता है, आज है 16 अगस्त 2023। क्लास पूरी तरीके से लाइव है। शुभम, प्रीति, जनाना, ऋतुराज, ये कुछ लोग हैं जिनके कमेंट्स मुझे यहाँ पर नजर आए हैं। साथ में जुड़ी है शिवानी, नेहा, निकी। आइए जी, सारे के सारे लोग, मनोनीत, प्रशांत, जल्दी से सारे के सारे लोग मौजूद हो जाइए। प्रवीण, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से बताइए दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोग कहां तक पहुंचे थे, हमने कहां तक पढ़ लिया था। बातचीत वहीं से कंटिन्यू करेंगे। आंचल चौधरी, अभय, आदित्य, पुनीत, सुभाष, मनोहर, आइए जी, लास्ट क्लास में कहां तक पहुंचे थे एक बार बता दीजिए। आप जानते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोग पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के भाग 5 में बात कर रहे थे यूनियन लेजिस्लेचर के बारे में, यानी कि संघीय विधायिका के बारे में। यूनियन लेजिस्लेचर या संघीय विधायिका, और हम सब जानते हैं संघ की विधायिका कहां से चलती है, पार्लियामेंट से। इसमें हम पढ़ रहे थे पार्लियामेंट के बारे में या संसद के बारे में। आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक प्रोविजन होते हैं, प्रावधान होते हैं किसके बारे में, संसद के बारे में। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी अबाउट ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि संसद के अधिकारियों के बारे में। और मैंने आपसे कहा था कि जब अगली क्लास में मुलाकात होगी तो हम बातचीत को यहीं से क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और यहीं से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, सारे के सारे लोग जल्दी से यहां पर मौजूद हो जाइए। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले अबाउट सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट। लिखिए संसद के सत्र। सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट या संसद के सत्र। याद कीजिए, हमने बात की थी जब हम पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट पढ़ रहे थे, और मैंने आपसे कहा था कि आर्टिकल 85 के तहत कॉलिंग द सेशन, यानी कि सत्र आहूत करना, कॉलिंग द सेशन या सत्र आहूत करना, प्रोरोगेशन या सत्रावसान करना, एंड डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा या लोकसभा को विघटित करने का जो अधिकार है, लोकसभा का विघटन,
संसद में सेशन बुलाना यानी कि संसद में सत्र बुलाना, प्रोरोगेशन या सत्रावसान करना या लोकसभा का विघटन करने का जो अधिकार है ये किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास। भारत का राष्ट्रपति ही समय समय पर संसद के दोनों सदनों को सत्र के लिए बुलाएगा, लेकिन दो सत्रों के बीच का गैप कभी भी 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता। इसीलिए एक साल में न्यूनतम कम से कम 2 सेशंस बुलाना, 2 सत्र बुलाना राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य होता है। अनिवार्य तौर पर राष्ट्रपति के द्वारा संसद में साल में 2 सेशन तो बुलाए ही जाएंगे हर तरीके से। और आप अगर हम सामान्य तौर पर बात करें, अगर हम कॉमनली बात करें तो ध्यान रखेंगे सामान्य तौर पर हमारी संसद के द्वारा एक साल में 3 सत्र बुलाए जाते हैं। सामान्य तौर पर संसद में एक साल में 3 सत्र बुलाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला सेशन, जो सबसे पहला सत्र होता है वो कहलाता है बजट सेशन, उसे कहते हैं बजट सत्र, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा फरवरी से मई के बीच में बुलाया जा सकता है। इस साल का सबसे पहला सेशन होता है, साल का सबसे पहला सत्र होता है, जिसको हम बजट सेशन कहते हैं, बजट सत्र कहते हैं, जो फरवरी से मई के बीच में राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जा सकता है। इसके बाद दूसरा होता है मानसून सेशन, मानसून सत्र, जो कि आमतौर पर जुलाई से सितंबर के बीच में बुलाया जाता है, जो कि अभी हाल ही में चल रहा था। और एक होता है विंटर सेशन, एक होता है शीतकालीन सत्र, जो कि नवंबर दिसंबर में राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। तो संसद में सेशन बुलाना यानी कि सत्र आहूत करना, और वो सत्र कब तक चलेगा यानी कि उसका प्रोरोगेशन करना, और साथ में डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा या लोकसभा को विघटित करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति का है। लेकिन ध्यान रखेंगे, अगर संसद की कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाता है या एडजर्न कर दिया जाता है, एडजर्नमेंट या स्थगन, दिस इज द पावर ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा और चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। हम सब जानते हैं लोकसभा के सेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है और राज्यसभा के सेशन की अध्यक्षता करता है भारत का उपराष्ट्रपति, क्योंकि वही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो अगर किसी भी सत्र को स्थगित किया जाता है, एडजर्न किया जाता है, तो दैट इज द पावर ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। लेकिन अगर सत्रावसान किया जाता है तो वो अधिकार किसके पास होता है? प्रेसिडेंट के पास या राष्ट्रपति के पास। लेकिन एक चीज और ध्यान रखेंगे, लिखिए एज पर आर्टिकल 100 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुच्छेद 100 के तहत आर्टिकल 100 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 100, जिसके तहत आता है कोरम ऑफ द पार्लियामेंट या संसद की गणपूर्ति। कोरम ऑफ द पार्लियामेंट या संसद की गणपूर्ति। क्या होता है कोरम ऑफ द पार्लियामेंट? क्या होता है संसद की गणपूर्ति? सबसे पहले ये हम समझेंगे। मिनिमम मेंबर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द सेशन इन द पार्लियामेंट इज नोन एज कोरम ऑफ द पार्लियामेंट। संसद में सत्र शुरू करने के लिए न्यूनतम सदस्यों की उपस्थिति
ही क्या कहलाती है? संसद की गणपूर्ति कहलाती है। और ध्यान रखेंगे, संसद की गणपूर्ति का मतलब है कि जब तक मिनिमम संसद में 1/10 सदस्य मौजूद नहीं होंगे तब तक संसद की कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती। तो संसद की गणपूर्ति कितनी होती है? 1/10 होती है या 10%। अगर राष्ट्रपति के द्वारा संसद में कोई सत्र बुलाया गया है तो उस सत्र की शुरुआत तभी होगी जब लोकसभा में मिनिमम कितने मेंबर्स पहुंचेंगे? 55। अगर 55 सदस्य भी लोकसभा में मौजूद नहीं है तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा उस सत्र को स्थगित कर दिया जाएगा तब तक जब तक संसद की गणपूर्ति नहीं होती है। और अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में जब तक न्यूनतम 25 सदस्य मौजूद नहीं होंगे तब तक राज्यसभा की भी कार्यवाही शुरू नहीं होगी। डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, लोकसभा का विघटन 2 प्रकार से होता है आपके सामने। एक है आफ्टर टर्म एंड, कार्यकाल समाप्त हो जाने पर। तो ध्यान रखेंगे, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, ये आप जानते हैं। जब लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं और नई सरकार का गठन होता है तो जब नई सरकार का सबसे पहला सेशन होता है, सबसे पहला सत्र होता है, तो तब से लेके 5 साल तक का कार्यकाल होता है लोकसभा का। लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में उसे मैक्सिमम 1 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। जैसे ही 5 साल पूरे होते हैं वैसे ही लोकसभा क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। जैसे अगले साल होगा, पिछली लोकसभा का गठन 2019 में हुआ था, 2019 से लेके 2024 तक, और अगले साल 2024 को आप जानते हैं कि लोकसभा विघटित हो जाएगी। फिर लोकसभा के चुनाव होने के बाद नई सरकार का गठन होगा और फिर जब नई सरकार का सबसे पहला सेशन, सबसे पहला सत्र संसद में होगा तब से उस नई सरकार का कार्यकाल शुरू होगा। और दूसरा होता है डिसोल्यूशन बाय द प्रेसिडेंट, या राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जाना। तो राष्ट्रपति के द्वारा भी लोकसभा को विघटित किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। इसके बाद देखिए आर्टिकल 101 और 102। आर्टिकल 101 और 102 जिसके अंतर्गत आता है इन एलिजिबिलिटीज ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। संसद के सदस्यों की अयोग्यताएं। इनएलिजिबिलिटीज ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। सर बिहार कांस्टेबल में पॉलिटिक कितने नंबर की आएगी? मेरे भाई, किसी भी एग्जाम में ऐसा कोई निर्धारण नहीं होता है, ऐसी कोई निर्धारित बात नहीं होती है कि जिसमें डिफरेंट सेक्शन से क्वेश्चंस भी क्या कर दिए जाए, फिक्स कर दिए जाए। ऐसा तो नहीं होगा। ऐसा किसी भी एग्जाम में निर्धारित नहीं है कि कितने क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आएंगे ये कंफर्म है। और इन्हीं में से आएंगे जो हम पढ़ रहे हैं यहां पर।
ठीक है, जब एग्जाम दे के आएंगे तब अपने आप सारी की सारी बात क्लियर हो जाएगी। आर्टिकल 101 और 102 में है संसद के सदस्यों की अयोग्यताएं। याद कीजिए, जब हमने संसद के सदस्यों की योग्यताओं के बारे में बात की थी आर्टिकल 84 में, तो जो जो योग्यताएं थी उन्हीं को अगर हम उल्टा कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है? अयोग्यताएं। कहने का मतलब, अगर कोई भी संसद का सदस्य है, यानी कि अगर कोई भी सांसद है और वो सांसद रहते हुए अगर भारत की नागरिकता खो देता है, अगर भारत की नागरिकता का परित्याग कर देता है, तो कहने का मतलब वो अब संसद की सदस्यता के क्या हो जाता है? अयोग्य हो जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, इन केस ऑफ लिविंग द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, लिखेंगे भारत की नागरिकता को छोड़ने की स्थिति में। इन केस ऑफ लिविंग द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, भारत की नागरिकता छोड़ने की या भारत की नागरिकता का त्याग करने की स्थिति में। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इन केस ऑफ गेटिंग अ पोस्ट ऑफ प्रॉफिट, इन केस ऑफ गेटिंग अ पोस्ट ऑफ प्रॉफिट अंडर यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट, संघीय या राज्य सरकार के अधीन, संघीय या राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने की स्थिति में, संघीय या राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने की स्थिति में। तो अगर कोई सांसद रहते हुए किसी भी लाभ के पद को धारण कर लेता है तो भी वो संसद की सदस्यता से क्या हो जाता है? अयोग्य हो जाता है। भाई स्वाभाविक सी बात है, हो ही जाएगा। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, इन केस ऑफ बीइंग इनसेन और इंसॉल्वेंट, इन केस ऑफ बीइंग इनसेन और इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट, लिखेंगे पागल या दिवालिया हो जाने की स्थिति में, पागल या दिवालिया हो जाने की स्थिति में। इन केस ऑफ बीइंग इनसेन और इंसॉल्वेंट, पागल या दिवालिया हो जाने की स्थिति में। अगला लिखेंगे, एज पर एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल पर निषेध के कानून के तहत, एज पर एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल पर निषेध के कानून के तहत 10वीं अनुसूची में वर्णित एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल पर कानून के तहत भी अगर कोई व्यक्ति गुनहगार पाया जाता है तो वो संसद की सदस्यता से क्या हो जाता है? अयोग्य हो जाता है। इसके अलावा लिखेंगे, if a member of parliament does not attend the session for 60 days without prior information, लिखेंगे बिना जानकारी के यदि कोई सांसद लगातार 60 दिन तक सत्र से अनुपस्थित रहता है, if a member of parliament या MP, if a MP does not attend the session for 60 days without any information, यदि कोई सांसद बिना जानकारी के लगातार 60 दिन तक सत्र से अनुपस्थित रहता है,
तो इन सारी की सारी कंडीशन में उसको संसद की अयोग्यता या योग्यताओं से अयोग्य घोषित किया जा सकता है। और अगर कोई भी संसद की सदस्यता के अयोग्य होगा तो स्वाभाविक सी बात है, लिखेंगे एज पर आर्टिकल 103 प्रेसिडेंट कैन टर्मिनेट द मेंबरशिप with an advice of Election Commission of India. President can terminate the membership with an advice of ECI. ECI का मतलब है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लिखेंगे एक अयोग्य सांसद की सदस्यता, एक अयोग्य सांसद की सदस्यता राष्ट्रपति के द्वारा, एक अयोग्य सांसद की सदस्यता राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचन आयोग की सलाह पर रद्द की जा सकती है। एक अयोग्य सांसद की सदस्यता राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचन आयोग की सलाह पर रद्द की जा सकती है। इसके बाद आर्टिकल 105 में होते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस या संसदीय विशेषाधिकार। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस या संसदीय विशेषाधिकार। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस या संसदीय विशेषाधिकार। आर्टिकल 105 के तहत पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस या संसदीय विशेषाधिकारों का वर्णन किया गया है, जिसको हम दो वर्गों में क्लासिफाई कर सकते हैं या वर्गीकृत कर सकते हैं। एक कहलाते हैं इंडिविजुअल प्रिविलेजेस, व्यक्तिगत विशेषाधिकार, और एक कहलाते हैं कलेक्टिव प्रिविलेजेस या सामूहिक विशेषाधिकार। अब व्यक्तिगत विशेषाधिकार का मतलब क्या है भाई? व्यक्तिगत तौर पर हमारे जितने भी सांसद हैं, हमारे जितने भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्हें गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया गया है इंडिविजुअल प्रिविलेजेस में। कहने का मतलब संसद में सत्र से 40 दिन पहले और सत्र खत्म होने के 40 दिन बाद तक किसी भी सांसद को, किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को किसी भी सिविल केस के लिए, किसी भी दीवानी मामले के लिए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सबसे पहली कंडीशन तो ये। आप जानते हैं अभी हाल ही में मॉनसून सेशन क्या हुआ है, समाप्त हुआ है। अभी संसद में क्या चल रहा था? मॉनसून सेशन चल रहा था, मॉनसून सत्र चल रहा था, और अभी हाल ही में वो संपन्न हुआ है। तो कहने का मतलब हमारे जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जितने भी एमपीज हैं, तो अब वो 40 दिन तक किसी भी दीवानी मामले में गिरफ्तार नहीं किए जा सकते। उन्हें यह संरक्षण प्रदान किया गया है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आर्टिकल 105 के तहत।
और इवन यदि संसद में कोई भी सेशन चल रहा है, संसद में कोई भी कार्यवाही चल रही है, तो किसी भी सांसद को साक्षी होने के लिए या विटनेस होने के लिए या गवाही देने के लिए भी न्यायालय में नहीं बुलाया जा सकता। और तीसरा इंडिविजुअल विशेषाधिकार यह होता है कि संसद में सदन के दौरान या सत्र के दौरान किसी भी सांसद के द्वारा कही गई कोई भी बात, दिया गया कोई भी बयान, किसी को कहा गया कोई भी बात को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई साहब पक्ष ने विपक्ष को और विपक्ष ने पक्ष को कुछ उल्टा सीधा बोल दिया और उसको कह दिया कि मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हर एक सांसद का ये पूर्ण रूप से अधिकार है कि वो संसद में कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी बयान दे सकते हैं। इसके लिए उन्हें पूरी स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ये कहलाते हैं इंडिविजुअल प्रिविलेजेस, ये कहलाते हैं व्यक्तिगत विशेषाधिकार। कलेक्टिव प्रिविलेजेस की बात अगर हम करें, अगर हम सामूहिक विशेषाधिकार की बात करें, तो भाई संसद में चल रही जो कार्यवाही होती है, संसद में चल रहा जो सदन होता है, उसके सारे के सारे कार्य और कार्यवाहियों को प्रकाशित करने, मीडिया के माध्यम से ब्रॉडकास्ट करने का पूरा अधिकार प्रदान किया गया है। कहने का मतलब संसद में जो भी कार्यवाही होती है उसे प्रकाशित भी किया जा सकता है और उसे मीडिया के माध्यम से ब्रॉडकास्ट भी किया जा सकता है। लेकिन अगर सदन चाहे तो वो संसद की कार्यवाही या सदन की कार्यवाही को गुप्त भी रख सकती है। ये उसका पूरी की पूरी तरीके से क्या होता है, विशेषाधिकार होता है। इसके बाद बिल्स, विधेयक। संसद में अगर कोई भी कानून बनता है तो उस प्रस्तावित कानून का एक प्रारूप तैयार किया जाता है, एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, जिसको बिल कहते हैं, जिसको विधेयक कहते हैं, या आप कह सकते हैं अ रिटन ड्राफ्ट ऑफ अ प्रपोज्ड लॉ इज नोन एज अ बिल। एक प्रस्तावित कानून का लिखित प्रारूप ही विधेयक कहलाता है। और अगर हम बिल की बात करें, विधेयक की बात करें, तो सामान्य तौर पर इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक कहलाते हैं गवर्नमेंट बिल्स, सरकारी विधेयक, और एक कहलाते हैं नॉन गवर्नमेंट बिल्स। गवर्नमेंट बिल्स एंड नॉन गवर्नमेंट बिल्स, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक, दोनों में अंतर क्या है? गवर्नमेंट बिल्स उन बिल्स को कहा जाता है जो बिल्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा पेश किए जाते हैं या सरकार के किसी भी मंत्री के द्वारा पेश किए जाते हैं। लेकिन कोई भी ऐसा बिल जो सरकार के मंत्री के द्वारा नहीं, सामान्य तौर पर किसी भी सांसद के द्वारा पेश किया जाता है, वो कहलाता है नॉन गवर्नमेंट बिल।
उसको कहते हैं गैर सरकारी विधेयक। और अगर हम बिल्स की बात करें तो बिल्स की कैटेगरीज तो दो होती हैं, लेकिन बिल 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला एक कहलाता है ऑर्डिनरी बिल। साधारण विधेयक, आर्टिकल 107। अगर हमारी संसद के द्वारा कोई भी सामान्य कानून बनाया जाता है, कहने का मतलब धन विधेयक और संशोधन विधेयक को छोड़कर जितने भी सामान्य कानूनों से संबंधित बिल होंगे वो कहलाते हैं ऑर्डिनरी बिल, साधारण विधेयक। लिखेंगे ऑल बिल्स एक्सेप्ट मनी बिल एंड अमेंडमेंट बिल विल बी कंसिडर्ड एज ऑर्डिनरी बिल्स। धन विधेयक एवं संशोधन विधेयक को छोड़कर सभी विधेयक साधारण विधेयक कहलाते हैं। लिखेंगे इट कैन बी प्रेजेंटेड इन आइदर ऑफ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। इसे संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। इट कैन बी प्रेजेंटेड इन आइदर ऑफ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। इसे संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा हैव इक्वल पावर्स ऑन दैट। इस पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों की शक्ति बराबर होती है। इस पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों की ही शक्तियां बराबर होती हैं। और आप जानते हैं साधारण विधेयक पर राष्ट्रपति के द्वारा जॉइंट सेशन या संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। संयुक्त अधिवेशन के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं जब हमने राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ी थी। तो आर्टिकल 108 में होता है जॉइंट सेशन, संयुक्त अधिवेशन। दूसरा होता है मनी बिल, धन विधेयक। आर्टिकल 110। अगला होता है मनी बिल या धन विधेयक, आर्टिकल 110। किसी भी टैक्स को अप्लाई करना, किसी भी टैक्स को रिमूव करना, उसमें कोई संशोधन करना, कोई बदलाव करना से संबंधित सारे के सारे विधेयक कहलाते हैं मनी बिल। लेकिन ध्यान रखेंगे मनी बिल कैन ओनली बी प्रेजेंटेड इन लोकसभा। मनी बिल को, धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, क्योंकि एक धन विधेयक पर सारी की सारी शक्ति ही किसके पास होती है? लोकसभा के पास। इसमें राज्यसभा केवल नाम मात्र की होती है। धन विधेयक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेना अनिवार्य होता है, और एक धन विधेयक पर राष्ट्रपति ज्वाइंट सेशन भी नहीं बुला सकता। ना ही धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए एक बार वापस लौटाया जा सकता। कोई भी विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये लोकसभा अध्यक्ष के ही द्वारा निर्धारित किया जाएगा। और ध्यान रखेंगे इसी को पेश करने की और पास करने की जो प्रक्रिया है वही किसमें है? आर्टिकल 109 में, प्रोसीजर ऑफ अ मनी बिल। आर्टिकल 111 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों के बारे में बात की थी। अगला होता है दोस्तों फाइनेंस बिल।
वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल या वित्त विधेयक, जो आता है आर्टिकल 117 के तहत। ध्यान रखेंगे वो सारे के सारे विषय जो धन विधेयक में होते हैं और उसके अलावा भी अन्य विषय से संबंधित बिल ही क्या कहलाता है, फाइनेंस बिल या वित्त विधेयक। लिखेंगे ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंस बिल बट ऑल फाइनेंस बिल्स आर नॉट मनी बिल। सभी धन विधेयक वित्तीय विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्तीय विधेयक धन विधेयक नहीं होते। और इसके बाद एक होता है अमेंडमेंट बिल। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल या संविधान संशोधन विधेयक। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल या संविधान संशोधन विधेयक आर्टिकल 368, अनुच्छेद 368। तो अगर हमारे संविधान में सुधार करने के लिए किसी भी प्रोविजन को ऐड किया जाता है, रिमूव किया जाता है, उसमें कोई भी चेंजेस किए जाते हैं, तो उसके लिए संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया जाता है, जो कि संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। इसके बाद आर्टिकल 112 में होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। संघ का वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम कॉमनली कहते हैं यूनियन बजट। हर साल बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति के द्वारा बजट सेशन के दौरान देश के वित्त मंत्री के द्वारा संसद में संघ का वार्षिक वित्तीय विवरण पेश करवाया जाता है, जो कि जिसे हम कॉमनली कहते हैं यूनियन बजट, जिसको हम कहते हैं संघीय बजट।
अगला लिखेंगे आर्टिकल 120 अनुच्छेद 120। लिखिए आर्टिकल 120 अनुच्छेद 120, जिसमें है यूज ऑफ लैंग्वेज इन द पार्लियामेंट, संसद में भाषा का प्रयोग। यूज ऑफ लैंग्वेज इन द पार्लियामेंट या संसद में भाषा का प्रयोग। लिखेंगे ऑल पार्लियामेंट्री वर्क्स आर डन इन इंग्लिश और हिंदी। सभी संसदीय कार्य अंग्रेजी या हिंदी में किए जाते हैं। बट फॉर एड्रेसिंग, लेकिन संबोधन के लिए, बट फॉर एड्रेसिंग या संबोधन के लिए एनी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेजेस कैन बी यूज्ड। लिखेंगे लेकिन संबोधित करने के लिए या संबोधन के लिए सांसद के द्वारा संविधान की किसी भी भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। और इसके बाद लिखेंगे आर्टिकल 122 अनुच्छेद 122। आर्टिकल 122 अनुच्छेद 122 और आर्टिकल 122 अनुच्छेद 122 कहता है जुडिशरी कैन नॉट इंटरफेयर इन द वर्क्स ऑफ पार्लियामेंट। न्यायपालिका के द्वारा संसद के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। जुडिशरी विल नॉट इंटरफेयर इन द वर्क्स ऑफ पार्लियामेंट। न्यायपालिका के द्वारा संसद के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। तो ये था लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन, ये थी संघ की विधायिका। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में जब आपसे मुलाकात होगी तो हम स्टेट एग्जीक्यूटिव और स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे अबाउट द जुडिशरी इन इंडिया या भारत में न्यायपालिका के बारे में। आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।